बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में इमरान यूसुफजई और बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले पहले T20 मैच की। दिल तो नहीं चाह रहा था इसके ऊपर बात करने का, लेकिन बहरहाल मजबूरी है। बात करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि इन सारे मसाइल के हवाले से हम एक तवील अरसे से बात कर रहे हैं। जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, उनकी हम निशानदेही भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 2024 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जिन जिन खामियों का, जिन जिन खराबियों का जिक्र किया जाता रहा है, उनके ठीक करने के हवाले से अब तक कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। और बदकिस्मती से वो जो 2024 में हमारी परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने की, उसका सिलसिला अब तक वक्तन फ़वक्तन जिसे कहते हैं जारी है। गुज़श्ता रोज़ की जो मैच है उसमें बॉलिंग हमारी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही, हमारी फील्डिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही, और साथ ही साथ अगर बैटिंग की बात करें तो उसका तो डिज़ास्टर एक तवील अरसे से चल ही रहा है, वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही। अब ऐसी नाकिस कारकर्दगी के हवाले से बंदा क्या ही बात कर सकता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और गलतियां जो हमने इस मैच में की हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहली गलती तो मुझे लगती है, कम से कम आप पिंडी की पिच के हवाले से अगर देखें, तो ये वो पिच है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सड़क की तरह इसकी मिसाल है। यानी सड़क के ऊपर बॉलिंग करना और पिंडी की पिच के ऊपर बॉलिंग करना एक बराबर है। यानी ये बिल्कुल फ्लैट पिच है और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बैटिंग को। इसी पिच के ऊपर हमने PSL में 200 प्लस कई मरतबा बनते और फिर चेज़ होते देखा है। लेकिन उसके बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर T20 के हमारे जो महान कप्तान हैं सलमान अली आगा साहब, उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करने की दावत दी जनूबी अफ्रीका को, और ये फैसला हमारे गले पड़ गया। सलमान अली आगा की क्या बात करें, पिछली 10 इनिंग्स को अगर आप उनकी उठाकर देखें तो सिर्फ 105 रन बनाए हैं उन्होंने। 105 रन 10 इनिंग्स में, तकरीबन 11 इशारिया कुछ की उसकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट है 82। ये वो स्ट्राइक रेट है जो आजकल शायद वनडे में भी नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह हमारे कप्तान साहब जो है वो T20 में ये स्ट्राइक रेट लेकर फिर रहे हैं। पर बात करें अगर और दीगर फैसलों की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मार खाई। इसी तरह से नसीम शाह ने बहुत ज़्यादा मार खाई। हैरत अंगेज़ तौर पर एक तीसरे बॉलर, फास्ट बॉलर मौजूद थे, फ़हीम अशरफ, जो कि फास्ट बॉलर भी हैं माशाल्लाह से, बड़े अच्छे हिटर भी हैं, ऑलराउंडर हैं। लेकिन उनसे एक भी ओवर नहीं करवाया गया और उनको सिर्फ ऐसा लग रहा था कि शायद बैटर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। और अगर बैटर के तौर पर भी फ़हीम अशरफ को टीम में रखा गया था तो फिर उसको 8वें नंबर पर बुलाया गया था। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। बैटिंग हमारी बिल्कुल नहीं चली, जो कि तवील अरसे से नहीं चल रही। बहरहाल गुज़श्ता मैच में भी बड़े अफसोसनाक सूरत हाल रही एक ऐसी टीम के खिलाफ कि जिसने अपने 6 ओवर में, यानी इब्तदाई पावर प्ले के 6 ओवर्स में 74 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। उसके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये थी कि हमने 6 ओवर में पावर प्ले के सिर्फ 34 रन बनाए और 2 विकेटें हमारी गिरी हुई थी। साइम अयूब की मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि इस बंदे में क्या खौफ है, क्या डर है कि जो इसके दिल से नहीं निकल रहा। भैया, आउट होना क्रिकेट में एक आम सी बात है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके खौफ और जिसके डर की वजह से आप खेलना ही भूल गए हैं। बाबर आजम की तकरीबन 8 माह के बाद T20 के फॉर्मेट में वापसी और इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। यकीनन बाबर आजम के जो फ़ैन हैं वो बहुत ज़्यादा खफा होंगे, अफसरदा होंगे, इसलिए कि उनकी बड़ी उम्मीद थी कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, एक अच्छी बैटिंग करेंगे। और ये उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि उनको T20 के फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला बैटर बनने के लिए सिर्फ 9 रन दरकार थे। और बदकिस्मती से वो ये 9 रन भी नहीं बना सके, 0 पर आउट हुए। और अब ये 9 रन बनाने के लिए उनको अगले मैच का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, मोहम्मद तनवीर। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ये मुझे बताएं कि गुज़श्ता रोज़ का जो मैच हुआ, कैसे देखते हैं इस मैच को? और जो रिज़ल्ट था, यही आपको इसकी उम्मीद थी या किसी अलग किस्म के रिज़ल्ट की आप तवक्को कर रहे थे? जो परफ़ॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टीम की जानिब से, उसके बाद तो इसी किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इमरान भाई, जैसा कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेड थी, तो आप जब टीम में कम बैक करने के प्लेयर्स को होम सीरीज़ में जब लाते हैं और उनको कम बैक करवाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि उन्होंने परफॉर्मेंस कैसे करनी है।
और आपको ये उनको जब खिलाते हैं तो उसके बाद ही उनकी परफॉर्मेंसेस पता चलती हैं। फिर हमें साइम अयूब को जो है वो ओपन करवाया, फ़खर ज़मान हमारे पास नहीं था। बाबर आज़म आपके कमबैक कर रहे हैं, इसके बाद आपके हसन नवाज़ कमबैक कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास जो है उस्मान खान कमबैक कर रहे थे। तो आपके तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कमबैक कर रहे हैं टीम में। और इसके बाद नसीम शाह जो है वो भी कमबैक कर रहा था। तो फ़ास्ट बॉलर से जो है आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि वो आके इतनी विकेट्स पहले ले लेता। अगर शाहीन अफरीदी जो है वो थ्रू आउट मैचेस खेल रहा है और टी20 फॉर्मेट जो है वो उसकी फ़ेवरेट जो है वो फॉर्मेट है, तो चाहिए था कि वो अच्छी बॉलिंग करता। देखें, पिंडी का जो ग्राउंड है, पिंडी के ग्राउंड में तो हमेशा उसकी विकेट जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करती है। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है और आपके पास अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मैचेस ही खेलने हैं और सीरीज़ पूरी करनी है। देखें जी, परफ़ॉर्मेंस उस वक़्त की जाती है जब आपके पास शुरू से रन्स किए जाएँ और शुरू से आपके पास रन्स किए जाएँ और आपका पावर प्ले अच्छा खेला जाए। फरहान अपनी तरफ से अच्छा खेला, लेकिन उसके पास भी उनकी जो अच्छी बॉलिंग थी उसका कोई उसके पास कोई जवाब नहीं था। और वो उसको ऐसे खेल रहे थे, अब साइम अयूब तो ऐसे खेल रहा था जैसे कि वो टेस्ट मैच शुरू है। और मुझे भी यही लग रहा था कि मैं तीसरा टेस्ट मैच ही देख रहा हूँ। और शायद साइम अयूब को किसी ने बताया नहीं है कि वो टी20 खेल रहा है और फर्स्ट टी20 और टी20 की तरह ही खेला जाए। थोड़ा-सा साहिबजादा फरहान ने थोड़ा-सा हमें दिखाया कि उस विकेट पे अगर आप फ्लो के साथ खेलते हैं और थ्रू शॉट्स खेलते हैं, तो आपको अच्छी बैटिंग उसमें कर सकते हैं, नए बॉल पे भी। लेकिन रन्स इतने नहीं हुए। 139 पे पूरी टीम आउट हो गई। एक्सपेक्टेड तो ये था कि अगर वो 194 कर रहे हैं और तो हमें भी कम से कम उनके करीब तो जाना चाहिए था। बाबर आज़म फिर नाकाम रहे। इसके अलावा आपके हसन नवाज़ नाकाम रहे। फिर फ़हीम अशरफ जो है उनको एज़ ऑलराउंडर खिलाया जा रहा था और मुझे नहीं लगता कि ऑलराउंडर उनको किस सेंस में खिलाया जा रहा है। और वो बॉलिंग उनको नहीं दी गई। उनसे कोई बॉलिंग नहीं करवाई गई। नसीम शाह के आते ही आपको पता है कि पिंडी की विकेट है, तो आप 3 फास्ट बॉलर खिलाने का कोई तुक ही नहीं बनती मेरे हिसाब से। फिर इब्रार ने ऐसी बॉलिंग की जो मुझे नहीं लग रहा था कि वो लग रहा है कि किसी और जगह पे खेल रहा है। सीधी-सीधी बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था। तो जैसे आपने फरमाया कि एक्सपेक्टेड था, तो मुझे तो नहीं लगता कि आगे सीरीज़ में भी अगर आप कुछ चेंजेज़ नहीं करेंगे, आपको इसी विकेट पे जो है वो आपको नवाज़ ने खेल के दिखाया कि उसकी बॉलिंग भी उसने की। उसने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया और साथ उन्होंने उसने 36 रन्स भी बनाए। तो मेरा ख़्याल में वो अकेला एक किसी और पिच पे खेल रहा था और बाकी पूरी टीम किसी और पिच पे खेल रही। जी। जी, बिल्कुल, यकीनन तनवीर भाई दुरुस्त कहा आपने कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे थे, यानी साहबज़ादा फरहान और मोहम्मद नवाज़, के जो लग रहा था कि शायद ये दोनों किसी और टीम के खिलाफ खेल रहे हैं या किसी और पिच के ऊपर खेल रहे हैं, और बाकी जो टीम थी वो इसी पिच के ऊपर खेल रही थी और उनसे बिल्कुल खेला नहीं जा रहा था। अच्छा तनवीर भाई, ये मुझे बताएं कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बाबर आज़म की वापसी को आप कैसे देखते हैं? तकरीबन 8-9 महीने के बाद ये टी20 के फॉर्मेट में इन्होंने वापसी की है और ख़ासी मायूसकुन इनकी वापसी रही। एक तो मैं ये समझ नहीं सका कि इनको किस बुनियाद पर टीम से बाहर किया गया था और फिर किस बुनियाद पर इनको वापस टी20 के फॉर्मेट में लिया गया है। यानी या तो इनको बाहर निकालने का जो फैसला था वो गलत था, या फिर इनको वापस जो लेने का फैसला है वो गलत है। तो एक तो इस फैसले के हवाले से बताइए। दूसरा मुझे ये बताइए कि साइम अयूब जो हमारे ओपनर बैट्समैन है, यंगर बैट्समैन है, इनका मसला क्या है? ये क्यों इतने खौफ का शिकार रहते हैं? ये क्यों इतना डर डर कर खेलते हैं? आउट होना क्रिकेट में एक आम सी बात है, जाहिर सी बात है। जो बैट्समैन आता है तो वो खेलता है, चौके छक्के भी लगते हैं, विकेट भी गिरती है, बॉलर भी इसी तरह से मार भी खाता है, विकेट भी लेता है। तो ये तो सारा इस खेल का हिस्सा है। उसके बावजूद उसका डर खौफ पता नहीं किसी तरह से जा ही नहीं रहा। तो कैसे उसका ये डर खौफ निकलेगा? किस तरीके से हम उसकी अच्छी बैटिंग एक बार फिर से देख सकेंगे? क्या कहेंगे इस बारे में तनवीर भाई? बाबर आज़म हमारा स्टार प्लेयर था और है। मैं तो उसको फुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप होम सीरीज़ में आकर अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहे और आप अगर अपनी होम विकेट्स पे नहीं खेल रहे, तो आप कहाँ जाके खेलेंगे? फिर आपने जैसे अर्ज़ की कि उसको बगैर किसी रीज़न के निकाला गया है।
तो मेरा ये ख़्याल है कि बगैर किसी रीज़न के ही निकाला गया और बगैर किसी रीज़न के उसको वापस भी ले आया गया है। लगता है कि सोशल मीडिया का प्रेशर है या कुछ, अगर बाबर आज़म की विकेट गिरती है, हमारे जो शायकीन हैं वो बाबर आज़म इतने फ़ॉलो कर रहे हैं बाबर आज़म को, या तो वो उसका प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि या वो नफ़सियाती तौर पे ऐसा प्रेशर में है कि उसको जिस टाइम वो विकेट पे आता है तो वो उसको समझ नहीं आती। मैं सुबह ही आमिर सोहेल की एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो आमिर सोहेल ने कहा कि आप लोग बाबर को कम्फ़र्ट करने के लिए क्रिकेट खेलें ऑल अराउंड उसके, कि बाबर ज़रा कंफर्टेबल हो जाए, वो रन्स कर ले। तो मेरा नहीं ख़्याल कि बाबर के साथ बाबर को कंफर्टेबल होना चाहिए, बाबर को और टीम को कंफर्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर प्लेयर हैं और हमारे मेरा ख़्याल में उससे ज़्यादा रन्स किसी ने नहीं किए हुए और उससे ज़्यादा अच्छी टेक्निक का प्लेयर कोई नहीं है। अभी भी मैं उसकी टेक्निक को जो है थोड़ा-सा देख रहा था, तो मुझे ये लग रहा है कि या तो वो कोई ऐसे कोई प्रेशर में है कि जो उससे सस्टेन नहीं हो रहा या वो उससे निकल नहीं रहा। क्योंकि हमें टेस्ट मैच में भी देखा गया, टेस्ट मैच में भी उसकी वही जो है ना अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स और अनप्रेडिक्टेबल मतलब ऐसे बाबर आज़म ऐसे खेलता नहीं था, या तो कुछ ऐसी ऐसी नफ़सियाती तौर पे उसको दबाव में रखा गया है, या वो उसको दबाव प्रेशर इस चीज़ का है कि हमारे जो सोशल मीडिया के और हमारे जो फॉलोवर्स हैं उसके जो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ये भी सिखाना चाहिए कि सिर्फ़ क्रिकेट नहीं खेलनी, अपने इस प्रेशर को इस जो आपका बैड पैच होता है क्रिकेट में, इससे निकलने का तरीका क्या है? तो मेरा ख़्याल में कि हमारे डॉक्टर्स उनके साथ होते हैं, हमारे साइकियाट्रिस्ट उनके साथ होते हैं, तो बैठना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि आपको तो प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। आपकी होम सीरीज़ है, आप इसमें अच्छा परफ़ॉर्मेंस करें कि आप अगर वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास अवेलेबल हों। जैसे बगैर कहे उनको निकाल दिया गया और बगैर परफ़ॉर्मेंस या उनकी स्ट्राइक रेट कम थी, तो रिज़वान और बाबर को जगह से हटाया गया। और मेरा ख़्याल है कि जैसे आपने सवाल में पूछा कि इसको दोबारा क्यों लाया गया, तो बाबर आज़म हमारे पास एक ही ऐसा प्लेयर है जो स्टार प्लेयर है, जो सब सारे कॉन्टिनेंट्स में खेल चुका है और हर एक टीम में उसकी जगह बनती है। उसके उसको होते हुए उसके साथ जो हमारे यंग प्लेयर हैं, उनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। अब बाबर आज़म ही अगर विकेट पे नहीं ठहरेगा, तो हमारे यंग प्लेयर्स का यही हाल रहेगा। देखें, हसन नवाज़ आपके पास इस वक़्त एक यंग प्लेयर आ रहा है, उसको उस जगह उसकी जगह मेंटेन करनी है। उस्मान खान है और लड़के हैं, जो बाबर आज़म के ऑल अराउंड खेलेंगे तो कुछ सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने किया साइम अयूब का, तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब ने अपनी गेम को क्यों चेंज कर लिया, या वो भी मेरे ख़्याल में ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से लग रहा है ऐसा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। ल सब लोग उसकी 2-3 इनिंग्स जो उसने खेली, बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी। उसके ही तसलसल में उसको चाहिए था कि वो अपनी पर बैटिंग को और देखता। मुझे तो कल एक मीम बनी हुई थी कि साइम सईद अजमल अयूब। तो मुझे ये लग रहा था कि वो ऑफ स्पिन की तरफ ही जा रहा है और ऑफ स्पिन ही करा रहा है और वो बॉलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, और बॉलिंग आते ही वो नए बॉल पे बॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो इसी अस्थना में हमारे जो हमारे कॉम्पिटेंट जो हमारे जो सही स्पिनर टीम में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है उनकी जगह भी अब नहीं बनेगी। और साइम अयूब से मेरा यही कहना है कि अभी उनको तो अवार्ड मिला है, लेकिन उन अवार्ड में मुझे ये लगा नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी ब्लेज़िंग खेली हो या विनिंग इनिंग्स खेली हो। तो साइम अयूब भी लगता है कि प्रेशर में है, वो भी अपने आप को ज़्यादा परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह आपके कैप्टन साहब जो हैं, वो भी नो क्लू शॉट्स खेल, मैं एक बात करता होता हूँ कि क्लू नहीं है कि हम कौन-सी शॉट्स किस टाइम खेलेंगे, बस विकेट देनी है। देखें जी, टी20 का मैच जो है वो 1 या 2 ओवर में चेंज हो सकता है। आप अगर हमारे जितने भी ये मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, लोअर मिडल ऑर्डर आकर जब बैटिंग करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो मैच को लंबा लेकर जाएँ। कम से कम 20 ओवर तो खेलें। अगर 20 ओवर आप नहीं खेलेंगे तो आप मैच के कंक्लूजन तक नहीं जाएँगे। देखिए, आखिरी 12 ओवर में भी 40 या 35 रन्स आपके बन सकते हैं। आप ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होता, टी20 फॉर्मेट जो है वो ऐसा ही है। आपने आखिर में जाकर आखिर तक मैच को खेलना है, आखिर तक मैच को लेके जाना है। अभी सीरीज़ के 2 मैच बाकी हैं। मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ कि जो है आगे सीरीज़ हम इंशाल्लाह विन कर जाएँ और अपनी मिस्टेक से सीखें। वही बात ना हो कि हम मैच जीतें और हमारी जितनी गलतियाँ हैं वो छुप जाएँ। बहरहाल इंशाल्लाह मेरी तो उम्मीद यही है कि हमारे पाकिस्तान की टीम ज़रूर जीतेगी। जी बिल्कुल, यकीनन तनवीर भाई दुरुस्त कह रहे हैं आप। टी20 का फॉर्मेट ऐसा है कि 1 या 2 ओवर के अंदर जो है वो सारी सूरत हाल बदल जाती है, या मैचेस पलड़े चला जाता है या उस पलड़े की तरफ चला जाता है। बहरहाल ये बात भी बड़ी दुरुस्त है कि उम्मीद रखेंगे हम, अगले 2 मैचेस बाकी हैं, देखेंगे उसमें क्या सूरत हाल बनती है। ये बताएं कि जो टॉस जीतने के बाद पिंडी जैसी पिच के ऊपर बॉलिंग करने का फैसला था, ये कितना अकलमंदाना फैसला कहा जा सकता है इसको? इसलिए कि इस पिच के ऊपर तुम जब भी
टॉस जीतता जाता है और जीतने वाली टीम हमेशा बैटिंग करने को प्रेफर करती है, इसलिए कि बैटिंग पिच है, बड़ी अच्छी बैट्समैनों को सपोर्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया, तो ये फैसला कितना कोई अक्लमंदाना कहा जा सकता है इसको? जी, इमरान भाई आपने सही फरमाया। टॉस जीतकर अगर आप टी20 और पहला मैच खेल रहे हैं और आप अगर पिच को एनालाइज नहीं कर रहे, देखें ग्राउंड बड़ा था। जो ग्राउंड अराउंड थे उन्होंने जो बाउंड्री थी उसको बड़ा किया हुआ था, क्योंकि जो ग्राउंड शॉट्स थी वो ऐसे देखें आपने पहली बॉल पे ही शॉट लगी और फरहान ने 2 रन्स किए। तो विकेट जो थी वो ऐसे ही बॉल जो है वो ट्रू बाउंस भी हो रहा था। बॉल ऐसा भी नहीं था कि आप बिल्कुल डाउन रह रहा था। लेकिन हमारे बैट्समैन जो हैं उन्होंने एक तो सलमान अली आगा की कप्तानी मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप ग्राउंड पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा फास्ट बॉलर या मेरा विकेट टेकर बॉलर जो विकेट ले रहा है, उसको आप चेंज ना करें। तो स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की, स्पिनर्स की बॉलिंग भी वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। फास्ट बॉलर की बॉलिंग भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। नसीम शाह जो है वो आपके जो है वो दोबारा आ रहे थे मैच में, कमबैक कर रहे थे, तो आपको उन्होंने वो भी पीछे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करी जा रहे थे। जो साउथ अफ्रीकन जो हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे बहुत अच्छा खेलते हैं। थोड़ी-सी लाइन और लेंथ की जो है वो टेस्ट मैच वाली लाइन और लेंथ जो थी वो यूज़ कर रहे थे। शाहीन आफरीदी ने भी रन्स दिए, तकरीबन 46 से अराउंड रन्स दिए। इसी तरह नसीम शाह ने भी जो है वो एक आउट किया आखिर में, वो बैट्समैन को, लिन को, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। वो है स्पिनर लेकिन वो बैटिंग भी करता है। तो देखें मैच को आप जब कप्तान होते हैं, आप मैच को एनालाइज़ करते हैं कि मेरे पास बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या मेरे पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। आपने फ़हीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दी। आपने फ़ास्ट बॉलर जो है ऑलरेडी वो फ़ास्ट बॉलर जो है वो उस विकेट पे करामद नहीं है। हम में भी देख चुके हैं कि इस विकेट पे 237, 240 रन्स भी चेज़ हो सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है कि हमारी जो ये विकेट है वो उसको लेकर ही शायद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमारे पास जो है बैट्समैन ज़्यादा हैं, जो हमारे जो रेत की दीवार साबित हुए। अगर आपके पास फर्स्ट मैच है तो आपको फर्स्ट मैच पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए था। अगर आप 6 बॉलर खिला रहे हैं, आपको पता है मेरे पास 6 बॉलर हैं, 7 बॉलर हैं, बल्कि साइम अयूब को भी डालें और उसने खुद बॉलिंग भी की। 8 बॉलर थे हमारे पास जिन्होंने कल बॉलिंग की। 1 बॉलर ने बॉलिंग नहीं की, फ़हीम अशरफ ने। तो आपके पास जब 8 बॉलर हैं, आपको पता है कि मेरे पास इतनी वैरायटी है, तो आपको पहले बॉलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप बैटिंग करते, आप एक टारगेट सेट करते, आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को चेक करते। अब हमें बैटिंग स्ट्रेंथ का कोई पता नहीं। अब नेक्स्ट मैच में हम जाएँगे, फिर ब्लाइंड जाएँगे। अब फिर हम जब नेक्स्ट मैच में खेलेंगे तो ब्लाइंड ही जाएँगे। बॉलिंग हमने टेस्ट कर ली कि हमारे बॉलर कितने पाए गए हैं। 194 रन्स अभी भी कम हुए हैं। अगर आपने देखा हो तो उनके जो फर्स्ट 6 ओवर थे वो 67 रन्स थे और उसके बाद उनकी विकेट्स 1 विकेट गिरी हुई थी। वो तो 230, 220 का टारगेट लेके चले हुए थे। आखिर में थोड़ा-सा विकेट्स गिरने की वजह से जो उसकी विकेट गिरी हैं, ये क्या नाम है, नवाज़ ने जो बॉलिंग की है, नवाज़ ने जो बॉलिंग की उसकी वजह से थोड़ा-सा हमें जो है ना वो एक कंटेन किया गया है। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 49 रन्स किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी कि उन्होंने टॉस जीत के उन्होंने उनको बैटिंग दे दी। तो टी20 में हमेशा अभी भी हम में यही फॉर्मेट होता है। अगर टी20 की मैच, और मैच भी जो है वो आपको पता है आफ्टरनून का है, नाइट का मैच है, तो वो ऐसे कोई विकेट चेंज नहीं होती। आप अच्छी बॉलिंग करनी होती है और अच्छी विकेट पे जो है आपने रन्स करने होते हैं। तो अगर ये टारगेट सेट करते हैं तो उनको आपके ऑलरेडी 4 से 5 जो है न्यू बैट्समैन आए हुए थे, जो कमबैक कर रहे थे प्लेयर हमारी टीम में। तो आपको चाहिए था कि वो उसी सेंस से इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर भाई। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी 2 मैचेस बाकी हैं टी20 की और ज़ाहिर है उसके बाद फिर 3 वनडे मैचेस की भी सीरीज़ है, तो कमबैक का कोई इम्कान लग रहा है आपको? कम से कम टी20 के फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो जो 2 मैचेस हैं ये जीतना पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो सकेगा? देखें जी, टी20 की फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल चेंज है। आजकल वनडे भी टी20 की सेंस में खेला जाता है। सेशन वाइज़ गेम को तोड़ा जाता है और बनाया जाता है और अपने टारगेट्स बनाए जाते हैं। अभी भी हमारी टीम में पोटेंशियल है। मैं क्योंकि सीरीज़ का पहला मैच था, कुछ गलतियाँ की गईं, उन गलतियों को सुधारने का मौका है। देखें जी, पाकिस्तान की टीम जीतती है तो हम खुश होते हैं, पाकिस्तान की टीम हारती है तो हमें, और हारती भी ऐसा है कि बिल्कुल आप उस पे वो बात बनती ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकते। बहरहाल इमरान भाई, इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के साथ मेरी
फुल सपोर्ट है और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं जितने भी अभी टीम में खेल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक स्पिनर को चेंज कर दें अगर उस्मान तारिक को अगर ये डेब्यू करवा दें तो ये 2 मैचेस और भी अच्छे हो जाएँगे। उस्मान तारिक अभी सीपीएल से खेल के आ रहा है, वो भी अगर इब्रार की जगह वो खेल जाए और एक फास्ट बॉलर को कम करके बैट्समैन को ज़्यादा कर दें। अगर नसीम शाह जो है वो आपके लिए अगर चेंज कर रहे हैं उसको या उसको पूरी सीरीज़ खिलानी है तो फ़हीम अशरफ को फिर ये 2 चेंजेस मेरे लिए वो हैं कि एक बैट्समैन को खिला दें, क्योंकि अगर बैटिंग आपने करनी है तो आप बैटिंग भी हो जाएगी और 5 बॉलर भी तकरीबन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि साइम अयूबी बॉलिंग करता है, साथ फिर नसीम शाह और वो हो जाएंगे शाहीन अफरीदी, और इसके बाद आपके पास नवाज़ हो जाएगा और एक उस्मान तारिक हो जाएगा। और उस्मान तारिक भी अच्छा बॉलर है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो करंटली T20 फॉर्मेट को अच्छी तरह खेल के आए हों। तो वो सीपीएल में अभी मैन ऑफ द सीरीज़ भी बना है, बॉलर ऑफ द सीरीज़ अपनी अपनी टीम के लिए बना है। तो मेरा ख्याल है कि अभी उसको एक चांस देना चाहिए, अभी वो फॉर्म में है और T20 फॉर्मेट खेल के ही आ रहा है। इन्होंने पिक किया है, तो मेरा नहीं ख्याल, बस ये 2 जो चेंजेस हो जाएँ अगर टीम में तो इंशाल्लाह टीम और भी अच्छी हो जाएगी। बैटिंग हमारे पास अच्छे लड़के हैं, बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ज़रूर जीतेगी। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन तनवीर भाई, लड़के हमारे पास अच्छे हैं और अगर कोशिश करें, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें तो यकीनन हम जीत सकते हैं। जिन तब्दीलियों की बात आपने की है, उस्मान तारिक की शमूलियत मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि ये बड़ा एक अच्छा मौका है कि T20 के फॉर्मेट में उनको डेब्यू करवाया जाए और साथ ही साथ अगर नसीम शाह या फ़हीम अशरफ में से किसी एक बॉलर को बिठाकर एक बैट्समैन ऐड किया जाए तो यकीनन अगले आने वाले 2 मैचेस में हम कम बैक कर सकते हैं। बहरहाल ये बात भी आपकी दुरुस्त है तनवीर भाई कि हमारी अपनी टीम है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जब ये जीतती है हम खुश होते हैं, जब ये हारती है हम बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, अफसरदा होते हैं, तमाम जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी तरह। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, लेकिन कम से कम टीम की जानिब से भी कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि हमारे पास बात करने के लिए तो कुछ हो, यानी ऐसी चीज़ कि कम से कम आप फाइट करते हुए भी नजर आए तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने फाइट की है, जीतने की कोशिश की है, हार जीत इस खेल का हिस्सा है। जी जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।